ये एल्कलाइन फॉस्फेटेस वो नहीं है, लीवर के टेस्ट में तो एल्कलाइन फॉस्फेटेस आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं वेक्टर की तरफ। अभी हमने एंजाइम्स देख लिए, अब वेक्टर। द डिजायर्ड जीन इज जॉइंड विद वेक्टर डीएनए एंड ट्रांसफर्ड इनटू होस्ट सेल। वेक्टर डीएनए वो व्हीकल होता है जिसके साथ हम अपना डिजायर्ड जीन ऐड करके अपने होस्ट के अंदर डालते हैं, ठीक है। वेक्टर डीएनए को हम प्लाज्मिड डीएनए भी बोलते हैं, जैसे PBR322। इससे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, तो हमें इसके डायग्राम से ही पता चल जाएगा इसके कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। PBR322 वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड वेक्टर है। तो इसके अंदर एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए ताकि ये ऑटोनॉमसली रेप्लिकेशन होस्ट के अंदर कर सके। हम बोलते हैं ना डेफिनेशन में, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो ओराई साइड होनी चाहिए। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर्स है, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। प्रशांत पवार इको क्लास इन हिंदी, और वो भी थर्ड लेक्चर होता था उसका। ब्राह्मण सलमान, पहले स्टार्टिंग में प्रशांत गया था, ठीक है, तो वो इस बार नहीं जाएगा, पवार जाएगा सिर्फ, तो भी दूसरी बार, ठीक है। ये इसका सीक्वेंस याद हो गया। यहाँ पर सारे फर्स्ट है, क्ला भी फर्स्ट है, बस हिंदी इको क्लास इन हिंदी। प्रशांत पवार इको क्लास इन हिंदी, हिंदी का थर्ड, इको का थर्ड लेक्चर था। यहाँ पे ब्राह्मण सलमान में भी वन है, सलमान में भी वन है, प्रशांत में टू है, ठीक है। और ROP होता है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, रीजन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है, रोप। और ओराई क्या होता है, ओराई साइट होता है ओरिजिन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है भाई साहब। अब NCERT में लिखा है कि ओराई साइट के बारे में लिखा है, दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, ठीक है। एंड एनी पीस ऑफ DNA व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट। दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड DNA. So if one wants to recover many copies of target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number. मतलब जिस प्लाज्मिड के अंदर ओराई साइट है वो बहुत प्रोमिनेंट है, वो बहुत फ्रीक्वेंटली रेप्लिकेट करता है। मतलब ऐसा प्लाज्मिड जो बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है, उसे हम ऐसे होस्ट के अंदर डाल दें जो कि बहुत अच्छे से रेप्लिकेट करता है, जैसे लाइक बैक्टीरिया, वो भी बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है। तो अपना जो डिज़ायर्ड जीन है वो भी बहुत जल्दी रेप्लिकेट होगा, ठीक है। ये तो हो गया और आई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का ओरिजिन इसी पॉइंट से होता है, यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। और यहीं पर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगा के कोशिश करते हैं कि अपना डिज़ायर्ड जीन है वो इसी के आसपास लगे, ठीक है जी। रिस्ट्रिक्शन साइट्स तो ये हैं, यहाँ पर नहीं होती, खैर इतना डीप नहीं जाना। अब ROP रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ये क्या होता है भाई साहब। ROP कोड्स फॉर प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। अब रेप्लिकेशन करना है, DNA का रेप्लिकेशन के लिए DNA पॉलीमरेज चाहिए, ठीक है। और काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे सिंगल वो होता है ना बाइंडिंग प्रोटीन SSBP, और टीलोमेरेस उसको हेलिक्स को खोलने के लिए। तो वो सारे एंजाइम्स का जुगाड़ ROP करता है, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। NCERT में भी ये लिख रखा है, एज यू कैन सी, ये देख लो ROP के बारे में लिखा हुआ है NCERT के अंदर कि ROP कोड फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। और आई साइट के बारे में ये लिखा हुआ है, दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर और एप्लीकेशन स्टार्ट्स, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में क्या लिखा है, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। ये काम ये कैसे करता है, ये भी हम आगे देखते हैं। अब हम एक बार फिर से मेन कंपोनेंट्स देख लेते हैं एक वेक्टर के। और आई साइड
Vector DNA should have ORI site so that it can independently replicate itself and the desired gene join with it inside the host cell. दोनों को रेप्लिकेट कर सकते हैं. कॉपी नंबर ऑफ आर डी एन ए इन होस्ट डिपेंड्स ऑन ओराई साइट. ये मैं पहली बात कर चुका हूँ. ओराई साइट जितनी ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी उतना ज़्यादा प्लाज्मिड वेक्टर अच्छे से रेप्लिकेट करेगा. ठीक है, तो ओराई साइट अगर ज़्यादा है, ठीक है, ओराई साइट का नंबर ज़्यादा है तो रेप्लिकेशन भी उतना ज़्यादा ही होगा. ठीक है, और आई साइट स्टार्टिंग ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट है. रेप्लिकेशन प्लाज्मिड वेक्टर का इस पॉइंट से स्टार्ट होता है. रिकॉग्निशन साइट्स, रिस्ट्रिक्शन साइट और क्लोनिंग साइट, ये क्या होती हैं? ये एंजाइम्स के लिए रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं जहाँ पे एंजाइम जाके बाइंड करेगा. PBr 322 में कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं? काफ़ी सारी हैं, 7 हैं. प्रशांत पवार इको क्लास इन हिंदी 3rd, ब्राह्मण सलमान और प्रशांत नहीं पवार 2nd, ये सारे रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं. वेक्टर शुड हैव रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर एनी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स while cutting of plasmid DNA by restriction in the nucleus. No loss of nucleotide sequence of plasmid occurs. No loss of part. जैसे हम काट देते हैं तो हमें लगता है कि ये ऐसा पूरा था, ठीक है, और हमने इतना पीस निकाल दिया तो ऐसे बन गया. नहीं, हमने एक सिंपल कटर लगाया और उसी को खोल दिया तो ये ऐसा बना. तो इसमें किसी भी न्यूक्लियोटाइड के पार्ट का लॉस नहीं होता. ठीक है, अब a vector DNA can have restriction sites for more than one restriction enzyme, but it should never have more than one restriction sites for same restriction enzyme के लिए. अगर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए ढेर सारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स हो जाएंगी तो वो वहाँ पे आके कट कर देगा और हमारा प्लाज्मिड वेक्टर इन सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, जो हमारे लिए बेनिफिशियल बिल्कुल नहीं बचेगा, फिर हमारे किसी काम का नहीं रहेगा फिर वो. ठीक है, आगे चलते हैं. सिलेक्टेबल मार्कर, इट इज़ यूज्ड to identify and select recombinants from non-recombinants. ठीक है, और NCERT में भी ये लिखा हुआ है. इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स. बात एक ही है, बात एक नहीं है एक्चुअली. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जो अपना जो होस्ट सेल है वो रिकॉम्बिनेंट DNA को अपटेक कर ले. ठीक है, तो NCERT में ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में दे रखा है. अब ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है और नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है. तो अगर हम मोर डीप जाएं तो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है सिलेक्ट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स. ठीक है, पहले स्टेप में जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो पहले तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट करने में हेल्प करेगा. फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेंट जो बचेंगे उनमें रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेपरेट करने में हेल्प करेगा. सिलेक्टेबल मार्कर्स हमारे पास 3 टाइप के हैं. ठीक है, 2 तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है और एक एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन है. ये क्या करता है? कलर प्रोवाइड करता है कॉलोनी को. ठीक है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो हमें पता है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन. और एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन वो है LAC-Z जीन. LAC-Z जीन. ठीक है, इसके बारे में देखते हैं. यहाँ पे पहले एम्पिसिलिन के बारे में देख लेते हैं. ठीक है, तो ये था अपना स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स. ठीक है, तो हमारे पास एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था. देखो, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है उसकी साइट पर हमारे पास 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स थी. ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला. ठीक है, दोनों के ऊपर डाला, प्लाज्मिड वेक्टर के ऊपर भी डाला जो कि PBr 322 का है और अपने डिज़ायर्ड जीन के ऊपर भी डाला. तो दोनों में कट आ गए. ठीक है, ये किसी ऑर्गेनिज्म में होगा, DNA का पार्ट हमें सिर्फ इतना पार्ट चाहिए होगा, यही हमारा डिज़ायर्ड जीन है. इसे सेपरेट करने के लिए हमने कट डाला, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला. तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला तो यहाँ पर जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है उसकी साइड कट होगी. तो टेट्रासाइक्लिन रिमूव हो गया और यहाँ पर डिज़ायर्ड जीन आ गया. DNA लाइगेज डाला. अब 2 केस हो सकते हैं, या तो ये रिवाइंड हो जाए, ठीक है, या तो टेट्रासाइक्लिन की जगह डिज़ायर्ड जीन जाके चिपक जाए. ठीक है, तो जो रिकॉम्बिनेंट था, रिकॉम्बिनेंट मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन नहीं था क्योंकि उसकी जगह हमारा डिज़ायर्ड जीन आ चुका था. और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट था उसमें लाइगेशन होने के बाद टेट्रासाइक्लिन वापस का वैसे वैसे फिक्स हो गया. ठीक है, अब
ये तो हो गया रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स। हमने तो मीडियम लिया ना, मीडियम के अंदर हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, ठीक है, और डिज़ायर्ड जीन और प्लाज्मिड वेक्टर दोनों डाल दिए। अब वो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड होता है ना कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है या नहीं बनता। मान लो डिज़ायर्ड जीन का नंबर कम है तो वो प्लाज्मिड के साथ जाके टकराएगा ही नहीं, टकराएगा ही नहीं तो रिकॉम्बिनेंट बनेगा कैसे, तो वो सेल्फ लाइगेट कर जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। और अगर हमारे पास डिज़ायर्ड जीन का नंबर कम है तो इसीलिए हमें पीसीआर जो पीपल्स चॉइस रिएक्शन है उसे यूज़ करना पड़ता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अंदर हम डिज़ायर्ड जीन का नंबर एम्पलीफाई कर देते हैं, एम्पलीफिकेशन हो जाता है जिससे इसके नंबर बढ़ जाते हैं। नंबर बढ़ जाएगा तो डिज़ायर्ड जीन का प्लाज्मिड वेक्टर के साथ टकराने का प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बनने की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो मीडियम होता है उसके अंदर दोनों होते हैं, रिकॉम्बिनेंट भी होते हैं और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स भी होते हैं। अब हमने होस्ट सेल के अंदर डाला, ठीक है, तो दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिसने डीए इन दोनों में से किसी को अपटेक ही नहीं किया। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अपटेक ऑफ डीएनए, अपटेक ही नहीं किया मान लो तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। अब ट्रांसफॉर्मेंट दो टाइप के हो सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। वो होस्ट जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए का अपटेक करा हो, और नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट वो होस्ट जिसने नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए का अपटेक किया, ठीक है। अब जितने भी थे रिकॉम्बिनेंट, हमारे रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट, उन दोनों में डिफरेंस सिर्फ टेट्रासाइक्लिन और डिजायर्ड जिन का था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जिन तो दोनों में ही था, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, एम्पिसिलिन डाल देंगे। तो जितने भी ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उन सबके पास एम्पिसिलिन तो है ही, तो वो ट्रांसफॉर्मेंट बच जाएंगे। और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिन्होंने कोई डीएनए अपडेट नहीं किया वो मर जाएंगे, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट डाइज, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट ट्रांस नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों बच जाते हैं, ठीक है। तो पहले हमने ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से डिफरेंशिएट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से डिफरेंशिएट कर लेंगे। मान लो अगले स्टेप में टेट्रासाइक्लिन डाला, तो जो अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला ट्रांसफॉर्मेंट है उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है नहीं तो वो मर जाएगा, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट डाइज। पर हमें चाहिए भी ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट ही था क्योंकि ये तो हमारा डिजायर्ड जीन कैरी कर रहा था, ठीक है। और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट था उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, वो मरेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जितना भी प्रोसेस है ना, ये हम एक सैम्पल शीट पर करते हैं। और फिर जैसे हमें पता चल गया भाई साहब इस एरिया में है जो मर गए हैं, तो मतलब ये वाले हमारे ट्रांसफॉर्मेंट है। और जो एक्चुअल प्लेट थी हमारे पास, हम उसके अंदर से इतने रीजन को कट करके ट्रांसफॉर्मेंट्स निकाल लेते हैं। अब एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन की बारी है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज अ प्रोटीन और वी कैन से एंजाइम, it has substrate X gall. So when we add beta galactosidase, it has natural tendency to act on its substrate X gall. X gall is naturally colorless, but when acted upon by beta galactosidase, it becomes colored. तो अभी हमने पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का देखा, सिलेक्टेबल मार्कर वाला फंक्शन, स्क्रीनिंग का फंक्शन। अब एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन, एग्जांपल लैग जेड, एज सिलेक्टेबल मार्कर देख लेते हैं। ये तो लैग जेड है, सिलेक्टेबल मार्कर लैग जेड बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि एक्स गाल को ब्लू कलर कर देगा। एक्स गाल का जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, क्वेश्चन आ गया भाई साहब कि जो लैग जेड है उसका क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट क्या है, तो एक्स गाल है। और लैग जेड बनाता है क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो कि एक्स गाल पर ऐड करके ब्लू कलर्ड कॉलोनीज बनाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, बीटा गैलेक्टोसाइड्स नहीं है, ये चीज़ याद रखना। तो ये देखो, तो इस केस के अंदर जो रिकॉम्बिनेंट होगा उसके अंदर लैगजेड नहीं होगा। जैसे पहले टेट्रासाइक्लिन नहीं था, लैगजेड नहीं होगा तो ब्लू कलर भी नहीं बनेगा, तो कलरलेस कॉलोनीज होगी, वो अपनी रिकॉम्बिनेंट रहेंगी, ठीक है। ये देख लो, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट कलरलेस कॉलोनीज।
फिर भी ये एक बार है, इसको देख लेना, पॉज करके देख लेना, ठीक है। इसके बाद आता है PBr322। ये एक नेचुरल प्लाज्मिड है, आर्टिफिशियल नहीं है, ठीक है। इट इज़ नेचुरल प्लाज्मिड, नॉट आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड बट मॉडिफाइड टू इंक्रीज इट्स यूटिलिटी, ठीक है। जैसे वो नहीं था, सल्फर डालते थे नेचुरल रबड़ में ताकि वो ज़्यादा रिमोल्डेबल हो जाए, ताकि वो ज़्यादा हार्ड रहे, वैसे ही है, मॉडिफाइड है, नेचुरल प्लाज्मिड है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज नहीं है बट मॉडिफाइड है। इसके बारे में हमने ये सब इसके कंपोनेंट्स देख ही लिए। ROP प्रोटीन बनाता है जो कि रेप्लिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे क्या दे रखा है, बैक एंड यैक आर द वेक्टर्स यूज्ड इन HGP, ठीक है। ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये किसी काम की नहीं है हमारे, ठीक है। अब ये कुछ डेटा दे रखा है, हमारे बिल्कुल किसी काम का नहीं है, बस हमारे लिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि बैक और यैक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज़ किए गए थे, ठीक है। अब थर्ड टूल आता है हमारे पास, डिज़ायर्ड जीन। डिज़ायर्ड जीन के बारे में क्या सब दे रखा है, मेथड टू ऑब्टेन डिजायर्ड जीन दे रखा है, रैंडम मेथड, DNA is isolated from the cell and cut by restriction endonuclease, fragments of DNA is separated and desired gene is identified by the help of gel electrophoresis। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम सेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं, और ऑटो रेडियोग्राफी मतलब उसका इल्यूमिनेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री DNA किसी ना काम का टॉपिक है, बाहर का है, किसी काम का टॉपिक नहीं है, ठीक है, यूजलेस टॉपिक है। आगे चलते हैं, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डिजायर्ड जीन। तो आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट्स डिजायर्ड जीन्स, अच्छा, तो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट तो हम पढ़ चुके हैं, किसने बनाया था, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसने दिया, स्मिथ ने, हिंद 2 दिया था। अब आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड डिजायर्ड जीन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। द डिजायर्ड जीन कैन बी सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली इफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ जीन इज नोन, ठीक है। फर्स्ट आर्टिफिशियल DNA कॉरनबर्ग ने बनाया था, और फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन खोराना ने बनाया था। अब DNA है, DNA तो पूरा है ना, जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उस सबको DNA कहते हैं। और जीन क्या है, जीन उसका स्पेसिफिक पोर्शन है जो कि प्रोटीन को कोड करता है, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है, सॉरी, जो कि वो पोर्शन DNA का जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है फॉर ट्रांसक्रिप्शन। और सिस्टोन उस पार्ट को बोलते हैं, उस जीन को बोलते हैं जो कि प्रोटीन बनाता है, जो कि ट्रांसलेशन भी करता है आगे, ठीक है। तो फर्स्ट आर्टिफिशियल DNA वो सिंथेसाइज बाय कॉरनबर्ग। DNA बड़ा होता है एज कम्पेयर टू जीन, तो DNA को फर्स्ट आर्टिफिशियल DNA बनाया था कॉरनबर्ग ने, जो कि खुराना से बड़ा है लेंथ, मतलब नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स के टर्म्स में, और आर्टिफिशियल जीन खुराना ने बनाया था। ही सिंथेसाइज्ड एलेनिन tRNA जीन, ठीक है, but it was not functional in cell. Later he synthesized tyrosine tRNA gene which was functional, ठीक है। तो DNA के बारे में तो नाम वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, ये एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास एलेनिन tRNA जीन बनाया था 77 बेस पेयर्स का, जो कि नॉन फंक्शनल था। फिर बाद में टायरोसिन tRNA बनाया था जो कि 207 बेस पेयर्स का था, और फिर वो सेल में फंक्शनल था। अब आती है बात होस्ट की, ठीक है। होस्ट, एनी ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज होस्ट। होस्ट मतलब वो अपना सेल जिसके अंदर हम रिकॉम्बिनेंट DNA डालते हैं। होस्ट की प्रॉपर्टी क्या है, बहुत फास्ट रेट होना चाहिए रेप्लिकेशन का, ठीक है। सबसे बेस्ट प्रेफर्ड जो होस्ट है वो बैक्टीरिया रहता है हमारे लिए, ठीक है, बट ये सारे भी होस्ट रहते हैं। प्रोसीजर ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी देख लेते हैं आप, इसके अंदर क्या दे रखा है भाई साहब, आइसोलेशन ऑफ DNA, फिर ठीक है, फिर कटिंग ऑफ DNA बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, separation of DNA fragments by gel electrophoresis,
फिर अगर डिज़ायर्ड जीन का क्वांटिटी कम है तो उसे एम्प्लीफिकेशन करना बाय द हेल्प ऑफ PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन गिवन बाय कैरीमुलिस। ठीक है, फिर अब हमारे पास डिज़ायर्ड जीन भी आ गया और प्लाज्मिड वेक्टर भी है, तो दोनों को रिकॉम्बिनेंट DNA बना दो। ठीक है, अब फिर इस रिकॉम्बिनेंट DNA को होस्ट के अंदर डाल दो। होस्ट के अंदर डाल दिया तो अब स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स, अभी पीछे बात हो चुकी है। फिर ऑब्टेनिंग डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, ये ऑब्टेनिंग डिज़ायर्ड प्रोडक्ट में डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस आते हैं लास्ट में। आगे चलते हैं, आइसोलेशन ऑफ DNA कैसे करते हैं ये देखते हैं। कि हमारे पास एक सेल था, सेल का लाइसिस किया बाय यूजिंग लाइसिंग एंजाइम्स। ठीक है, उसके बाद उस सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया ताकि जो DNA RNA है उनका जो डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पर वो अलग अलग सेगमेंट में सेपरेट हो जाए टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर प्रोटीएस और RNAs डाल दिए ताकि प्रोटीन और RNA का डाइजेशन हो जाए। उसके बाद चिल्ड इथेनॉल डाला ताकि DNA प्रेसिपिटेट होके ऊपर आ जाए और हम उसे स्पून की हेल्प से ऊपर खींच लें, स्पूलिंग, रिमूवल ऑफ प्रेसिपिटेटेड DNA फ्रॉम टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो चिल्ड इथेनॉल इम्पोर्टेंट काम करता है यहाँ पे, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। आगे चलते हैं, कटिंग ऑफ DNA यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आइसोलेटेड DNA रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालो, DNA फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे, उनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और ऑटो रेडियोग्राफी की हेल्प से हम सेपरेट कर लेंगे। फिर अब सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये किसकी हेल्प से होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेस की हेल्प से होता है। DNA इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज है तो मतलब वो एनायन है, एनायन है तो मतलब एनोड की तरफ चलेगा, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज एंड मूव्स टूवर्ड एनोड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस DNA फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, साइज के बेसिस पर सेपरेट करते हैं। जो जितना छोटा होगा वो उतना दूर जाएगा, जितना बड़ा होगा वो उतना पास रहेगा, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। एगेरोस जेल इज़ यूज्ड एज द मैट्रिक्स इन दिस टेक्निक, जो कि सीवीड से नेचुरल पॉलीमर है, अगले पॉइंट में लिखा हुआ है। एगेरोस इज़ अ नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड। ठीक है, अब एगेरोस को ही लेते हैं क्योंकि वो प्रोवाइड करता है सीव इफेक्ट। ये सीव इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वेल्स बना देते हैं जिसके थ्रू DNA फ्लो करता हुआ जाता है। ठीक है, और वो फ्लो करने की प्रॉपर्टी को हम सीव इफेक्ट कहते हैं, जो कि एगेरोस जेल प्रोवाइड करता है। एगेरोस जेल प्रोवाइड सीव इफेक्ट फॉर द मूविंग DNA फ्रेगमेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बैंड्स डू नॉट रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ DNA, इट ओनली रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब हमें इससे खुद सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कौन सा फ्रेगमेंट छोटा है और कौन सा फ्रेगमेंट बड़ा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो लेंथ है वो लेंथ ऑफ, ये जो बैंड की लेंथ है लेंथ ऑफ DNA को बताए, क्योंकि यहाँ पर एक DNA तो होगा नहीं। मान लो यहाँ पे इतने साइज़ के ढेर सारे DNA हैं तो वो भी इतना बड़ा पोर्शन बना रहे हैं। ठीक है, हमें अपने आप से कुछ समझना पड़ेगा कि जो ज़्यादा दूर गया उनकी लेंथ कम रही होगी। आ रही है बात समझ में?